नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th जियोलॉजी के मॉडल पेपर के 5 नंबर वाले प्रश्न उत्तर की। जैसा कि आपको पता होगा कि मॉडल पेपर जियोलॉजी का कभी कोई बनाता नहीं है। उस मॉडल पेपर को मैंने बनाया, जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया था। और मॉडल पेपर को टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा और मेरे व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी है, वहां पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं और मॉडल पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस वर्ष दिक्कत हो गया, अगले वर्ष से मेरा खुद का एक वेबसाइट हो जाएगा, उस पर हम सारी चीज़ों को अपलोड करते चलेंगे। इस वर्ष के लिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो सब कुछ हम मैनेज कर दे रहे हैं। अभी आपके पास 3 वीडियोज पड़ी होगी। पार्ट 1 एक वीडियो है, उसके अंतर्गत मैंने अपना मॉडल पेपर 2 प्रकार से बनाया है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक सब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 में फाइनल करवाया गया है और पार्ट 2 में 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका फाइनल करवाया गया है। और पार्ट 3 वीडियो ये वाला है, इसमें हम लोग 15 से लेकर 19 यानी कि सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो आइए इस वीडियो को हम लोग बेहतर तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12th में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और ये वीडियो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। नोट्स है। पहली बात, नोट्स के लिए मेरे पास कोई भी कॉन्टैक्ट ना करें, नोट्स किसी को नहीं मिलेगा। आपको पता है कि अभी मेरे चैनल के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, मेरा नोट्स कोई और यूज़ कर लेता है और वो नोट्स के चलते यूट्यूब को लगता है कि रीयूज कंटेंट है। आगे समझ में? तो नोट्स किसी को नहीं मिलेगा, कोई मेरे पास कांटेक्ट ना करे केवल नोट्स पाने के लिए। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय दोस्तों, हम आगे स्क्रीन पे और देख सकते हैं जो मॉडल पेपर है, वो मॉडल पेपर आपको मॉडल पेपर अगर आप मेरे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा पब्लिक कोचिंग सेंटर बाय अमित सर, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाइएगा तब आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। मैं 3 वीडियो अभी तक 3 पार्ट्स बना चुका हूँ, तीनों में मैं बता रहा हूँ कि मॉडल पेपर आपको डाउनलोड करना कैसे है। वहाँ से आप डाउनलोड पहले कर लीजिएगा, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर आना है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व भी करना है। तो प्रश्न देखिए 5 नंबर वाला कहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर यहाँ पे दिखा रहा है ना, आंसर एनी 3 क्वेश्चन इन डिटेल, मतलब कि डिटेल में आपको आंसर देना है। सबका होना चाहिए 100 से 150 वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए, हर एक आंसर का। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नंबर 1 पे क्या दिया है, कोयला के उत्पन्न होने के तरीके झारखंड के संदर्भ में वितरण और इसकी उपयोगिता का वर्णन करें। डिस्क्राइब द मोड ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूटिलिटी विथ रेफरेंस टू झारखंड, इसके बारे में। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था, ये तो आता ही है, पेट्रोग्राफिक रूप से इसका टिप्पणी लिखना है। राइट कमेंट क्या लिखा है, पेट्रोग्राफिकली। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर। ये मैं बता दूं, मॉडल पेपर भी जो बनाया गया है ये मेरे द्वारा ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवसादी आग्नेय कयांत्रित शैलों में विभेद करें, मतलब तीनों के बारे में आपको अलग अलग एक स्ट्रक्चर एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ब्रैकियोपोडा अथवा गैस्ट्रोपोडा, मैं बता दूं ये दोनों एक ही होते हैं। वर्गों के जीवाश्मों की आकारिकीय लक्षणों का वर्णन करें। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन की व्यवहारिक भूविज्ञान से आप क्या समझते हैं। इसमें से मात्र आपको 3 प्रश्नों को बनाना होता है एग्जाम सेंटर में, बट इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रश्नों का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में दूंगा। तो पहला जो प्रश्न है, इसका वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, आप देखिएगा, कोल ऐसा कुछ करके, उसका वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसको फटाफट पढ़ के आपको समझाते चलते हैं। कोयला जो है प्राचीन वनस्पति का परिवर्तित रूप है। इसकी उत्पत्ति कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। यह परतदार चट्टानों के मध्य पाया जाता है। यह एक ज्वलनशील कार्बनिक भूतत्व है जिसमें कार्बन, वाष्पशील द्रव्य, नमी, राख आदि तत्व रहते हैं। पौधों के विघटन एवं जीवों के अवशेष के कारण कोयले का निर्माण हो जाता है। इनके निर्माण में भूगर्भिक दाब का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेकर आप नोट्स करते चलो, बिकॉज नोट्स किसी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अगला, झारखंड बिहार कोयले में सुरक्षित भंडार, यही सेम प्रश्न था ना, और उत्पादन में अग्रणी राज्य है। मतलब झारखंड पहले, देखिए पहले झारखंड बिहार था, अभी ये झारखंड में बट गया है। तो झारखंड आज भी भारत की कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से अग्रणी राज्य है, नंबर 1 पे आता है, जो देश का 1/3 से भी अधिक कोयला प्रतिवर्ष उत्पादन करता है। यहाँ का कोयला कार्बोनिफेरस युग का है, फलतः इसकी गुणवत्ता
काफ़ी अच्छी है। इसमें कार्बन का 50 से 60% है। यहाँ बिटुमिन्स और एंथ्रासाइट दोनों प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। झारखंड में सबसे अधिक कोयला निक्षेप कहाँ पे है? झरिया में है। ठीक है, और इसके बाद है भारत का आधा से लेकर 1/3 कोयला अकेले बिहार राज्य उत्पादित करता रहा है। ठीक है, इसके बाद उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार झारखंड को 5 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, झरिया, रानीगंज, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़ इत्यादि। सेकंड है हजारीबाग कोयला क्षेत्र, इसमें आ जाता है आपका गिरिडीह, इटखोरी, चोप इत्यादि। इसके बाद अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे नंबर 3 में अजय बेसिन कोयला, इसमें आता है जयंती, सहजोरी, कुदित इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है चौथे नंबर पे आ जाता है राजमहल पहाड़ी, यहाँ में आता है ब्राह्मणी, पचवारा इत्यादि। इसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है उत्तरी कोयल घाटी, ये पलामू, हुटर इत्यादि सब आ जाते हैं। इसी में हमारा इलाका भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर में आप अगर इतना लिख दे तो चलेगा। ठीक है, इतना लिख दे, बिकॉज आपको ज़्यादा, जैसे समझिएगा मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा कि 100 से 150 वर्ड में अगर लिखने को बोल दिया जाए तो ये मैक्सिमम रहता है। ये क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। मिनिमम जो है वो आप 80 से 100 वर्ड में, अगर आप में एबिलिटी है कि आप अगर उतने में ही कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर अच्छा रिप्लाई दे सकते हैं तो आप उसी में देने का प्रयास करें। अगर इनमें से अगर आप इतना केवल याद कर लेते हैं, जितना बता दिए, ऊपर से इतना और इधर से आपका हो जाएगा 5वें नंबर तक इतना, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज लेना है इसके अकॉर्डिंग, तब देखिए मैंने दामोदर कोयला क्षेत्र को अलग बांट दिया है, इसके बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इसको आप ले लीजिएगा, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये समझ में ही आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसका एक पर्सनल वीडियो है जिस पे आपको देखने की ज़रूरत है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो झरिया था, झरिया कोयला क्षेत्र उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है। देखिए झरिया, रानीगंज, बोकारो, रामगढ़, चंद्रपुरा, ये सब के बारे में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे झरिया के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इसके बाद हजारीबाग आ गया, हजारीबाग के बाद आ गया आपका अजय बेसिन कोयला क्षेत्र। ठीक है, अजय बेसिन कोयला क्षेत्र। इसके बाद आ गया राजमहल कोयला क्षेत्र, इसी का इंग्लिश। इसको आपको ये चारों पांचों के प्रकार में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि इतना तक अगर आप लिख देते हैं तो चलेगा, इसको भी आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर डिटेल में जानकर बताना ही है, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तब आप लिख सकते हैं, मतलब ना ही पर के हाँ के लिए ये रहेगा। फिर यहाँ पे झरिया हो गया, इसके बाद हजारीबाग हो गया, ये सब को मैंने अलग अलग बांट दिया, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अजय बेसिन कोयला क्षेत्र हो गया, इसके बाद राजमहल। देखिए इसी का इंग्लिश में कितना लिखना पड़ेगा? डिस्कस द ऑक्यूरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ कोल विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार या झारखंड। इसका देखिए, इसके बारे में अगर हम जितना शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं उतना ही काफ़ी है। तो कोल इज द मॉडिफाइड फ्रॉम द एंशियंट वेजिटेशन। ठीक है, इट्स ओरिजिन इज बिलीव्ड टू बी इन द कार्बोनिफेरस एरा। इट इज़ फाउंड इन द मिडिल ऑफ लेयर्ड रॉक्स, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। ठीक है, इट इज़ ए फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सॉइल एलिमेंट्स इन विच एलिमेंट्स लाइक कार्बन। ठीक है, इसके बाद आता है वोलाटाइल मैटर, उसके बाद आया है मॉइस्चर, एस एटसेट्रा। रिमेन कोल इज formed due to the decomposition of plant and remains of organism. Geological pressure also plays an important role in its फॉर्मेशन। कि मतलब जो जियोलॉजिकल जो प्रेशर होते हैं, भूगर्भिक जो दाब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके फॉर्मेशन में। फॉर्मेशन मीन्स हिंदी में उसको निर्माण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी के बारे में आपको इसमें भी ज़्यादा नहीं लिखना है, इतना लिख देना है, इतना लिख देना है, इसके बाद आपको इतना लिख देना है, फाइनल। ठीक है, तो इसी के बारे में जो हमने लिखा हुआ है उसी को लिख दिया है। इसके बाद है झारखंड, बिहार इज़ द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ रिवर्सेस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ कोल। कि मतलब जो है लीडिंग स्टेट है, मतलब एक लीडर स्टेट के रूप में काम करता है हमारा झारखंड और बिहार। ठीक है, which produce more than 1/3 of the country's coal annually. ठीक है, the coal here belongs to the carboniferous age. As a result, its quality is very good. It contains 50 to 60% of carbon. Both bitumens and anthracite coal are found here. ठीक है, उसके बाद the largest coal deposits in Jharkhand in झरिया। की झारखंड में जो लार्जेस्ट जो कोल डिपोजिट्स है वो आपका झरिया में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बिहार और झारखंड एलोन हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग 1/2 to 1/3 ऑफ इंडियाज़ कोल। कि मतलब कि एलोन इन लोग स्टेट है बिहार और झारखंड की पूरे राज्य का 1/3%
कोयले का निर्माण करता है। इसी को 5 यहाँ पे हमने बांट दिया रीजन्स में, और पॉइंट ऑफ व्यू प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इतना बांट दिए हैं। दामोदर वैली, कोलफील्ड हजारीबाग, कोलफील्ड अजय बेसिन, कोलफील्ड राजमहल हिल, नॉर्थ कोयल, इसको कोयल लिखिएगा ना, कोयल ही नाम है इसका यहाँ पे, कोयल, ठीक है, कोयल। चलिए, तो इतना हो गया। इसके बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, दामोदर वैली कोलफील्ड के बारे में। उसके बाद झरिया आ गया, इसके बाद जो है आपका नीचे जाने के बाद आपका हजारीबाग आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा ब्लर हो रहा है, एक सेकंड, इसको HDM। तो चलिए, अभी जो है ब्लर नहीं हो रहा है, तो पता चला ना, इतना जो है आपको लिख लेना है, इतना ही केवल लिखना है। 5 नंबर में इंग्लिश के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं पांचों के प्रकार के बारे में तो आप लिख सकते हैं, जैसे हजारीबाग यहाँ हो गया, अजय बेसिन, राजमहल, कोलफील्ड हो गया, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब जो सेकंड प्रश्न था हमारे पास पेट्रोग्राफिक वाला, उसको मैंने हैंड रिटेन कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आपको समझाने में बेटर होगा, बिकॉज कंप्यूटराइज नोट्स सबको अवेलेबल कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। पेट्रोग्राफिक रूप से टिप्पणी लिखना है, राइट कमेंट्स पेट्रोग्राफिकली। पहला ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ठीक है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम ग्रेनाइट के बारे में देखते हैं। ग्रेनाइट देखिए होता क्या है, यह एक अंतर्वेदी आग्नेयशैल है, मतलब वह आग्नेयशैल जो मैग्मा लावा से बनता है, जो धरती के अंदर है, जिसमें रवाकरण भी होता है। रवाकरण समझ रहे हैं, छोटे छोटे दाना बनना, टुकड़ा बनना, क्रिस्टलाइजेशन इसे बोलते हैं, और क्रिस्टलीकरण भी बोलते हैं। इसमें सिलिका ऑक्साइड का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, SiO2 होता है, ठीक है, पाया जाता है। अतः इस प्रकार की चट्टानों में स्फटिक स्वतंत्र खनिज के रूप में निश्चित ही मिलते हैं। स्फटिक एक खनिज का नाम है। ये सामान्यतः स्थूलकणीय, अधिसिलिकीय एवं अल्पवर्णी होता है, और पोटास फेल्सपार, स्फटिक एवं सोडिक फेल्सपार के बने होते हैं, ठीक है। बामोटाइट या हॉर्नब्लेंड जैसे श्यामवर्णी खनिज भी इसमें अल्प मात्रा में मिल सकते हैं। ये तो हो गया ग्रेनाइट के बारे में। और ग्रेनाइट को हम लोग खनिजिकी के आधार पर 2 स्पष्ट वर्गों में बांट सकते हैं। फर्स्ट है काल्क क्षारीय ग्रेनाइट, और इसी को सेकंड में बोल देते हैं केवल क्षारीय ग्रेनाइट, ठीक है। अब देखिए, जो सेकंड वाला जो हमको लिखना था, ये तो हो गया इतना। देखिए, तीनों को मैनेज करके लिखना है, ऐसा नहीं कि केवल ग्रेनाइट के बारे में 100 वर्ड में पूरा कर दो, नहीं। अगर आप 50-50 वर्ड भी लिखते हैं तो तीनों के बारे में लिखना होगा, 50 × 3 कर दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा आपका 150 वर्ड में, ठीक है, ऐसे। तो अब हमारा नंबर है बलुआ पत्थर को। तो बलुआ पत्थर को इंग्लिश में सैंडस्टोन कहते हैं। ये पत्थर मध्यम आकार के बालू कणों से बनी होती है। जब इनकी परतें परस्पर संयोजित, परस्पर मतलब एक दूसरे पर संयोजित हो जाती है, तब इन्हें बालू पत्थर का नाम दिया जाता है। ये रंध्र युक्त होती है। बालू के छोटे छोटे कण चिकने मिट्टी अथवा सिलिका द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसमें उपस्थित बालू के कणों को लेंस की सहायता से अथवा हम आँखों से देखकर पता कर सकते हैं। बालू पत्थर को पहचाना जा सकता है। इनका रंग प्रायः भूरा होता है, या धूसर होता है, या पीला होगा, या तो लाल होगा, या तो उजला भी होता है, ठीक है। तो ये बलुआ पत्थर है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अगला है हमारे पास 3 नंबर में, इसी के बारे में भी थोड़ा सा है कि यदि बलुआ पत्थर में चूना संयोजित पदार्थ के रूप में रहता है तो उस पर अगर हम तेजाब डालते हैं, क्या डालते हैं, तेजाब, तो चूना का भाग जो होगा ना उसमें वो फदफदाने लगेगा। और बलुआ पत्थर अपेक्षाकृत क्या होता है, कड़ा होता है। थोड़ा सा हार्डनेस और कड़ा में थोड़ा अंतर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कड़ा उसका अगर मतलब उसका बड़ा पर बात करेंगे कि उसका साइज पे, तब दिक्कत हो सकता है। जब बालू पत्थर में बालू के कण बड़े और अपेक्षाकृत नुकीले होते हैं, मतलब कि नुकीले मतलब चोक, जिसको चोक कहते हैं ना, कि सुइया जो होता है, सुई का नोक जो होता है नुकीला होता है, तो बालू के कण बड़ा हो जाए तो उसको हम लोग ग्रिट कहते हैं। और ग्रिट का उपयोग मकान वकान बनाने में किया जाता है, सड़क वड़क बनाने में आप जानते हैं, गिट्टी जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है हमारे पास संगमरमर। संगमरमर को इंग्लिश में मार्बल कहते हैं। यह एक रूपांतरित, जिससे कयांतरित चट्टान है, उसी को कहते हैं, ठीक है ना। और चूना पत्थर के रूपांतरण से बनता है। समझ में आ गया कि चूना पत्थर से क्या बनता है, संगमरमर बनता है। गर्मी और दबाव के प्रभाव से चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट लगभग एक परिणाम के कैल्साइट रवों, यानी कि यूनिफॉर्म कैल्साइट क्रिस्टल्स में बदल जाता है। जीवाश्म के सभी चिन्ह इसमें नष्ट हो जाते हैं, मतलब जीवाश्म का चिन्ह तक भी नहीं रहता, चिन्ह भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चट्टानों का रूप श्वेत, रवादार और चमकीला हो जाता है। इनका रंग प्रायः स्वच्छ सफ़ेद होता है, एकदम बिल्कुल सफ़ेद। कभी कभी ना डोलोमाइट तथा कुछ अन्य खनिज की उपस्थिति हो जाएगा तो इसका कलर जो होगा अन्य रंगों का भी हो जाता है। चाहे यह कोई भी रंग का हो, देखने में हमेशा एकदम अट्रैक्टिव और सुंदर लगेगा, ठीक है। इसके बाद संगमरमर चट्टान अपेक्षाकृत मुलायम होती है, और मुलायम हो गया तो चाकू से कट जाती है।
आगे समझ में। इसी के बाद हम लोग इसको इंग्लिश में लिखे हुए हैं यहाँ पे, ग्रेनाइट इट इज़ एन इंट्रसिव इग्नियस रॉक विच आल्सो हैज़, ठीक है ना, लिक्विफैक्शन सिलिका ऑक्साइड इन इज फाउंड इन इट, ठीक है। देयरफॉर इन दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स क्रिस्टल इज डेफिनेटली फाउंड एज एन इंडिपेंडेंट मिनरल, ठीक है। इंडिपेंडेंट मिनरल के रूप में आपका क्या मिलेगा इसमें, सिलिका ऑक्साइड मिलता है। दीज आर जनरली यहाँ पे लिखा है केयर्स ग्रैंड, है ना, हाइपरसिलिक एंड इसके बाद आता है पॉलीक्रोमिक एंड आर कंपोज्ड ऑफ, देखिए ये जो है ना कोर्स ग्रैंड हाइपरसिलिक, इसके बारे में आप यहाँ इसको भी लिख सकते हैं इस जगह पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यूनिफॉर्म कैल्साइट क्रिस्टल्स को भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद है कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे पोटास फेल्डस्पार क्वार्टर्स एंड सोडिक फेल्डस्पार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ये उसका नहीं था, ये आपका आ जाता है किसका, ग्रेनाइट का ये है, ठीक है ना, ग्रेनाइट का है। इसमें स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ डार्क कलर्ड मिनरल सच एज बामोटाइट, ठीक है। तो स्मॉलर अमाउंट्स मतलब छोटी मात्रा पाया जाता है किसका, बामोटाइट का पाया जाता है। और हॉर्न ब्लेंड में आल्सो भी फाउंड इन इट, कि हॉर्न ब्लेंड भी इसमें पाए जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मिनरोलॉजी, खनिजिकी के आधार पर दे आर डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट क्लासेस, कि मतलब डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट क्लासेस, या डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, स्पष्ट। तो अस्पष्ट वर्गों में हम इसे क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसके बाद हम लोग बोलते हैं इसको कैल्केरियस ग्रेनाइट एंड एल्काइन ग्रेनाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं। और सेकंड हमारा आ जाता है सैंडस्टोन। दोज स्टोन्स आर मेड अप ऑफ सैंड पार्टिकल्स ऑफ मीडियम साइज, की मीडियम साइज के जितने भी सैंड पार्टिकल्स हैं उनसे ये मेडअप होते हैं। व्हेन देयर लेयर्स आर, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्ट होना, एक पर एक, ठीक है ना। इसके बाद देन दे आर नेम्ड एज सैंडस्टोन, तब जाकर इसे हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, सैंडस्टोन का। इट इज स्टोमेटल स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड आर, ठीक है ना, बाउंड टुगेदर बाय क्ले और सिलिका, की इसमें क्ले मतलब जो मिट्टी और मतलब सिलिका जो होते हैं इससे एक दूसरे से बहुत बड़ा इसमें बाउंडिंग होता है। सैंडस्टोन कैन बी, ठीक है ना, identified by looking at the particles of sand present in it with the help of lens or even by eyes, कि मतलब कि आँख से या लेंस के भी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाइड इसको कर सकते हैं कि यह मतलब उसको देखकर हम आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि यह जो है सैंडस्टोन ही है। देयर कलर इज यूजुअली ब्राउन और ग्रे, येलो, रेड और वाइट, ठीक है। तो इतने कलर में वो पाए जा सकते हैं। इफ़ लाइम रिमेंस, लाइम मतलब चूना पत्थर हो गया, इफ़ लाइम रिमेंस इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग सब्सटेंस, ठीक है, इज इन लाइम स्टोन, ठीक है ना, इन सैंडस्टोन, देन बाई पावरिंग एसिड ऑन इट, कि जैसे ही उस पर अगर एसिडिक कोई अगर चीज़ डालता है तो क्या करने लगेगा, फ्लोटरिंग करने लगेगा, मतलब कि वो फदफदाने लग सकता है, ठीक है, चूना पत्थर वाला भाग। तो लाइम पार्ट स्टार्ट्स फ्लटरिंग, ठीक है ना, फदफदाने लगेगा। सैंडस्टोन इज रिलेटिवली हार्ड, कि बहुत जो होता है रिलेटिवली मतलब होता है अपेक्षाकृत, अन्य पत्थरों की अपेक्षा थोड़ा ना ये हार्ड होता है। उसके बाद वेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड इन ए सैंडस्टोन, कि मतलब इसके जो ग्रेन्स होते हैं मतलब जो टुकड़े होते हैं सैंडस्टोन आर लार्ज एंड रिलेटिवली शार्प, अगर अपेक्षाकृत थोड़ा नुकीले मिले, लार्ज मिले, देन वी कॉल इट ग्रिट, ग्रिट मतलब गिट्टी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास टॉपिक है मार्बल के बारे में। तो इट इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक विच इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फोसिस ऑफ लाइमस्टोन, मतलब जो लाइमस्टोन जो होते हैं उससे वो संगमरमर बनते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हीट एंड प्रेशर, कि मतलब प्रेशर और इसके हिसाब से वो जो होते हैं उसमें फॉर्म्ड होते हैं। द कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू द कैल्साइट क्रिस्टल्स ऑफ अप्रोक्स, ठीक है। ऑल ट्रैक्स ऑफ फॉसिल्स आर डिस्ट्रॉयड इन इट, किसी प्रकार का कोई छाप तक इसमें नहीं मिलता। द अपीयरेंस ऑफ द रॉक्स बिकम्स वाइट, ठीक है ना, वाइंडी एंड शाइनी, ठीक है, चमकदार होते हैं ये बहुत ज़्यादा। इसके बाद देयर कलर इज यूजुअली प्योर वाइट होता है, इसका जो सामान्यतः जो कलर होता है क्या होता है, प्योर वाइट होता है। समटाइम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोलोमाइट एंड सम अदर मिनरल्स इट ऑल्सो बिकम्स ऑफ अदर कलर्स, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ों के जैसे डोलोमाइट हो गया या सम अदर मिनरल्स के वजह से ये कुछ अदर कलर्स में भी हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे है इसमें नो मैटर वाट कलर इज
इट इज़, कि कोई भी ऐसा जो होता है कलर इज इट इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल। कोई भी कलर में अगर इसको हम देखें तो ये क्या लगेगा, ब्यूटीफुल टू लुक एट। अगर इसको हम अच्छे से देखेंगे तो क्या लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा। मार्बल रॉक्स इज रिलेटिवली सॉफ्ट होता है, अपेक्षाकृत ये क्या होते हैं, सभी से सॉफ्ट होते हैं। एंड कैन बी कट वाइट ए नाइफ, कि अगर इसे हम काटना चाहे तो क्या हो सकता है, चाकू से कट सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आग्नेय, अवसादी तथा क्रियांत्रित सेलों में विभेद करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, कि मतलब तीनों के बारे में आपको बताना है। पहला जो है आग्नेय सेल, आप देख सकते हैं आग्नेय पत्थर पृथ्वी के अंदर उत्पन्न द्रवित मैग्मा के ठंडा होने के कारण ठोस बनने से निर्मित होते हैं। इनकी उत्पत्ति इस पृथ्वी पर सबसे पहले हुई, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इन्हें कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट इत्यादि इसके प्रमुख आग्नेय सेल का उदाहरण है। इतना काफ़ी है। अगर इसके बारे में लिखेगा, दो प्रकार के आग्नेय सेल ऐसे हो जाते हैं, अंतर्वेदी, ठीक है, और बाहर वाले आग्नेय सेल इंट्रसिव एक्सट्रसिव होता है, तो इसके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद तुरंत आप आ जाइए किस पे, अवसादी पे। पूर्व स्थित पत्थरों के टूटने, मतलब जो आग्नेय सेल था किसी माध्यम, जल, वायु या हिम से अपक्षयित होने के बाद, अपक्षय मतलब होता है पत्थरों का टूटना, से इनका निर्माण होता है। मतलब कोई पत्थर अगर टुकड़ा टुकड़ा में बढ़ जा रहा है तो उससे अवसादी सेल का निर्माण होगा। अब होता क्या है, कैसे हम बोलेंगे अवसादी सेल, क्योंकि अवसाद होता है जमाव, ठीक है। देखिए इन पत्थरों में प्रमुख चूना पत्थर होता है एवं बलुआ पत्थर होता है। इन सेलों का परतदार सेल भी कहा जाता है, इसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं, बिकॉज ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास कयांत्रित सेल। इन्हें रूपांतरित सेल भी कहते हैं। ये आग्नेय या अवसादी सेलों पर ताप दाब के कारण उनके रूप में बदलने से बनते हैं। इस प्रक्रिया को रूपांतरण भी कहते हैं या कयांत्रण भी कहते हैं, तथा इससे निर्मित सेलों को ही कयांत्रित सेल कहा जाता है। उदाहरण नीस हो गया, संगमरमर हो गया, ठीक है, ये सब हो गया कयांत्रित का, आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। अगला है इसी को अंग्रेजी मीडियम में कि इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय सैडिफिकेशन, ठीक है, ड्यू टू द कूलिंग ऑफ मैटर मैग्मा प्रोड्यूस्ड इनसाइड द अर्थ, ठीक है। दे ओरिजिनेटेड फर्स्ट ऑन दिस अर्थ, हेंस दे आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। These कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल पार्ट्स, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट एटसेट्रा आर मेजर, ठीक है ना, या मेजर की जगह पे आप मेन भी लिख सकते हैं, मेन इग्नियस रॉक्स, ठीक है। आई होप दैट इतना कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स के पास कि दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, रॉक्स एंड विदरिंग इन एनी मीडियम, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, स्नो हो गया एटसेट्रा। इसके बाद है द मेन रॉक्स, यहाँ पे मेजर की जगह पे आप मेन लिखोगे, ठीक है। द मेन रॉक्स इन दीज आर लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। दीज रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड लेयर्ड रॉक, यानी कि परतदार चट्टान कहते हैं। फॉजिल्स आर प्रेजेंट इन दिस, ये जो फॉजिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वे क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है मेटामॉर्फिक रॉक आता है। दे आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है ना, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। मतलब इसके और हीट एंड प्रेशर के दौरान ये क्या होते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री से चेंज हो जाते हैं। और देखिए एक आता है ना ट्रांसफॉर्म्ड, इसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। रूपांतरण का मतलब हिंदी अगर उसका शाब्दिक अर्थ निकाले तो होता है चेंज इन फॉर्म। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। द रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम देम आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, कि अगर उस प्रकार से अगर कोई रॉक अगर जो है फॉर्म्ड हो रहा है तो उसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोल देते हैं। अगला है हमारे पास, इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है नीस है, मार्बल है। मार्बल मीन संगमरमर होता है, नीस और संगमरमर। अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा कि ब्रैकियोपोडा अथवा गैस्ट्रोपोडा वर्ग के जीवाश्मों की आकारिकीय लक्षणों का वर्णन करें। देखिए ये पैलियोंटोलॉजी चैप्टर का है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, बट उतनी एक्सप्लेन करके, जैसे गोंडवाना क्रम हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया, ये सब के बारे में बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। तो याद करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, हम समझाते चलेंगे आपको, ठीक है। देखिए इंग्लिश में भी डिस्क्राइब द मार्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द फॉजिल्स ऑफ द क्लास ब्रैकियोपोडा और गैस्ट्रोपोडा। मैं पहले भी आपको बताया था कि ब्रैकियोपोडा गैस्ट्रोपोडा एक ही चीज़ों को बोलते हैं। यह मोलस्का फाइलम का जीव है। बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपको फाइलम पता होगा, यह मोलस्का फाइलम का जीव है। इसकी सेल एक कपाटी होती है, मतलब एक के करके उसका सिरा रहेगा अच्छे से, ठीक है। एक पेंच की तरह कुंडलित एवं सर्पिल होती है। एक जैसे पेच होता है ना, पेच ऐसे, तो वो पेच जैसा होता है।
इस प्रकार की दो भाग इसमें हो सकती है, एक नीचे का और एक ऊपर का। तो इसमें अभी क्या बताया कि इसकी सेल एक कपाटी होता है, कपार इसका एक ही रहेगा, नीचे वाले का कोई वैल्यू नहीं, सब कुछ कहाँ पर रहेगा, ऊपर में। अब ऊपर में 2 गो द्वारक मिलता है, क्या मिलता है, 2 गो द्वारक। कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। देखिए एक शिखर को, ठीक है ना, एक प्रकार के इनके 2 भाग होते हैं। एक शिखर को क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं, क्या कहते हैं, सिरा, शिखर, सिरा। हाँ, एक को हम लोग शिखर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, शिखर। और एक को हम लोग, जैसे एक कर को शिखर और एक कर को हम लोग द्वारक बोल देते हैं, ठीक है, द्वारक जो कि खुलता है। सेल जो होते हैं ना, इनके कई आकार के हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, शंक्वाकार भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं फटाक से। इनके मुलायम भागों के आधार पर, ये क्योंकि मुलायम होते हैं, इसके मुलायम भागों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। पहला जो होता है प्रोटोगैस्ट्रोपोडा होता है, सेकंड होता है ब्रैकियाटा होता है, इसके बाद आता है ओपिस्थे ब्रैकियोआटा होता है, उसके बाद पल्मोनाटा होता है, ठीक है। अगला बढ़ जाते हैं हम लोग, सबके बारे में डिटेल में नहीं जाना हमें, ठीक है ना, इस सब के बारे में डिटेल में नहीं जाना। अगला है कि अब पूरे हम उसके ब्रैकियोपोडा की बात कर रहे हैं, जीवों की। तो इनमें घड़ी की दिशा में हॉर्ल दिखता है, हॉर्ल, ठीक है। यह सागर में पाया जाता है, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तथा कैम्ब्रियन से आज तक, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वीडियो है 1 घंटे का, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कैम्ब्रियन से आज तक के युग में पाया जाता है, एज इसका याद रखिएगा। कुछ जो प्रमुख गैस्ट्रोपोड्स हैं उनके बारे में, जो प्लूटोमारिया है एक बहुत प्रमुख है। सेल जो होता है ना, ट्रोकी रूप का होता है और शंक्वाकार एम्बिलिकस होता है, ठीक है, और होता भी है और नहीं भी होता है, लिखा हुआ है यहाँ पे। आयु जो होता है ट्रायसिक काल से लेकर वर्तमान तक अभी, ठीक है। इसके बाद टर्बो ये सुना हुआ नाम है, बहुत पूछता है। टर्बो क्या है, तो एक जीवाश्म है। सेल जो होते हैं इसके ठोस होंगे, शंक्वाकार होंगे, द्वारक जो होता है बड़ा हो जाता है एवं गोल भी रहेगा, बाहर भीति तीव्र रहेगा, मतलब शार्प होगा। तीव्र मतलब आप समझिए यहाँ पे चोक, शार्प, ठीक है। इसके बाद इसका जो आयु है टर्बो का, वो जुरासिक काल से वर्तमान काल तक है। इसका अगर ट्रोकस एक और आता है, ट्रोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल जो होते हैं शंक्वाकार, द्वारक बड़ा, ठीक है ना, और ये भी कालू मेला जैसा मुड़ा हुआ रहेगा। आयु जो है ट्रायसिक से वर्तमान तक, बहुत ईजी है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोलस्का फाइलम, ठीक है। इट्स रॉक इज ए सेल, सेल कहा जाता है, सेल नहीं, सेल, ठीक है ना, ऐसे सेल। इट्स रोक इज ए सेल। इसके बाद द रोक इज क्वाइल्ड एंड स्पाइरल, मुड़ा हुआ रहता है, स्पाइरल रहता है, लाइक ए स्क्रू, ठीक है। दिस टाइप्स हैज 2 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड शिखर, शिखर एक होता है और एक आउटर को क्या बोलते हैं हम लोग, द्वारका। ये हिंदी का हिंदी नाम लिखा गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रॉक्स कैन बी मैनी साइजेस, लाइक स्फेरिकल हो गया, कॉनिकल हो गया, शंक्वाकार हो गया, है ना, गोलाकार हो गया, ऐसा कुछ साइज होता है। क्लासिफिकेशन किया इट इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉफ्ट पार्ट, कि अगर इसके सॉफ्ट पार्ट की बात करें तो उसके आधार पर हम लोग इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। फर्स्ट को प्रोटोगैस्ट्रोपोडा बोलते हैं, ठीक है, प्रोसो ब्रैकियोपोडा कहते हैं, इसके बाद ओपिस्थे ब्रैकियोपोडा कहेंगे, उसके बाद पल्मोनाटा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में देख लीजिए कि द होल, ठीक है ना, द होल इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या पाया जाता है, HOWL, इसको हिंदी में हॉर्ल कहते हैं, ठीक है। इट इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज फाउंड इन द एरा फ्रॉम द कैम्ब्रियन टू द प्रेजेंट डे। IUVH कंप्लीट हो गया इसमें। इसके बाद सब मेन गैस्ट्रोपोड्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण थे। प्लूटोमारिया जो था नंबर 1 पे, इसमें था सेल ट्रोकी होते हैं, सेप्ड का, ट्रोकी सेप्ड के होंगे, कॉनिकल होंगे, शंक्वाकार, एम्बिलिक्स, ठीक है, में और नॉट बी, मतलब कि इसमें एम्बिलिक्स होंगे भी और नहीं भी होंगे, ठीक है। इसके बाद एज की बात कर लेते हैं, ट्रायसिक से प्रेजेंट तक इसका जो था वो एज था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टर्बो क्या था, टर्बो रॉक सॉलिड होगा, कॉनिकल भी होगा, ठीक है, अपर्चर लार्ज होगा एंड राउंड, ठीक है ना, राउंड मतलब गोलाकार हो जाएगा। आउटर वाल शार्प होगा, शार्प मतलब नुकीला होता है, आउटर वाला जो दीवार होगा वो क्या होगा, टर्बो का शार्प होगा। टर्बो क्या है, एक जीवाश्म है। इसका एज की बात कर ले तो जुरासिक पीरियड टू प्रेजेंट डे, मतलब जुरासिक से आज तक है। इसके बाद ट्रोकस आता है, क्या आता है, ट्रोकस रॉक कॉनिकल होते हैं, अपर्चर लार्ज, ठीक है ना, कोलुमेला बेंट, ठीक है। इसका एज की बात कर ले ट्रायसिक से प्रेजेंट डे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 5वां प्रश्न है एंड लास्ट प्रश्न है, व्यवहारिक भूविज्ञान से आप क्या समझते हैं। ये बहुत छोटा सा इसका आंसर होगा, हालांकि 5 मार्क्स में दिया हुआ है, बट कोई नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय अप्लाइड जियोलॉजी, ठीक है, डिस्क्राइब।
आर्थिक भूविज्ञान की एक विशेष शाखा है। इसमें भूविज्ञान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मनुष्यों के लिए उपयोगी खनिजों के रासायनिक संगठन, भौतिक गुणों, उत्पत्ति, प्राप्ति की अवस्था, भूवैज्ञानिक एवं भौगोलिक वितरण तथा उपयोगों का भी अध्ययन किया जाता है। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करना है। इसके बाद आपको लिखना है, आर्थिक भूविज्ञान में समस्त मानव जाति के विकास के काम में आने वाली प्राकृतिक भूसंपदा जो भूपरपट्टी से प्राप्त होती है का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अतः इसके अंतर्गत वैसे धात्विक एवं अधात्विक खनिजों के शैलों का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं तथा जिनका उपयोग मानव सभ्यता के विकास में किया जा सकता है। जैसे नंबर 1 कैटेगरी में लिए हम लोग सोना, चांदी, हेमेटाइट, गैलेना हो गया। नंबर 2 वाले में चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, बॉक्साइट। 3 में है कोयला, पेट्रोलियम खनिज इत्यादि। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका। अगर इसी को अंग्रेजी मीडियम में हम देखें तो लिखा हुआ इकोनॉमिकल जियोलॉजी इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन दिस ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी द केमिकल कॉम्पोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओरिजिन, स्टेट ऑफ रिसीव्ड जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ मिनरल यूजफुल फॉर ह्यूमंस आर ऑल्सो स्टडीड इन। मतलब इतने सारी चीज़ों के बारे में हम जो होते हैं इकोनॉमिकल जियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट करने के बाद अगला पैराग्राफ में लिखना है, इन इकोनॉमिकल जियोलॉजी द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द नेचुरल वेल्थ, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट विच इज यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ द इंटायर ह्यूमन्स, कि पूरे अगर पूरे ह्यूमन सभ्यता की बात करें तो उसके डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा हो। रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, सभ्यता हो गया मनुष्यों के लिए, इज डन। ठीक है, देयरफॉर अंडर दिस सच मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल एंड रॉक्स आर स्टडीड विच आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द economic point of view and which can be used in the development of human civilization like, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। नंबर 1 में गोल्ड, सिल्वर, हेमेटाइट, गैलेना को भी आप ले सकते हैं अगर लेने का मन हो तो, एटसेट्रा, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एटसेट्रा। इसके बाद कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल जो गैस हो गए ये भी आप ले सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, चलिए, तो इतना करने के बाद जो है हमारा चैप्टर अब ख़त्म होता है। एंड मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई भी किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मेरे पास कोई भी कांटेक्ट ना करें। अगर आपको ये PDF की आवश्यकता है तब आप हमारे ऑफिशियल नंबर 9693298601 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।